हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम की स्टडी विद एंजॉय 535 चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने अब तक उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना बताया था। आज हम सीखते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चनों को पहले सॉल्व करते हैं, उनके आंसर बताते हैं। तो देखते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा। मैंने आपको प्रत्येक की परिभाषा लिखा दी है। यह एनसीईआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मुझे लिखवाना पड़ा। इसका उत्तर हो सके तो आप लोग खुद ही लिखें, वीडियो को पॉज कर दें, उसके बाद अपने उत्तर को लिखें, उसके बाद इसे जांचें अपने उत्तर को। तो इसकी परिभाषा होगी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा। मैंने बताया था अवतल दर्पण कौन सा होता है, इसमें दबा हुआ तल परावर्तक तल का कार्य करता है। यहाँ पर दबा हुआ तल परावर्तक तल का कार्य करता है। जब कोई प्रकाश की किरण, यह हमारा वक्रता केंद्र होता है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो जब कोई प्रकाशीय किरण अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है, ये मुख्य अक्ष हमारा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसे ही हमें मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से डिनोटेट करते हैं, कैपिटल एफ से। इसे कैपिटल एफ से डिनोटेट करते हैं। तो इस परिभाषा को हम लोग लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात या दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है उसे दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को एक काम करना है, जहां पर हमने केवल दर्पण लिखा है वहां पे आपको अवतल दर्पण लिखना है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशीय किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आशा करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखिए, बताया नहीं किसकी वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण में कितने आते हैं? दो आते हैं। कौन कौन से? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। एक समतल दर्पण होता है, वो अलग होता है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी, मैंने आप लोगों को जब ये टॉपिक बताया था और फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच में रिलेशनशिप बताया था, तब मैंने आपको शायद 3 क्वेश्चन दिए थे उस टाइम करने के लिए। अब अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही सहजता से
कर सकेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, पहले वक्रता त्रिज्या हमें r बराबर 20 सेंटीमीटर, हमारी फोकस दूरी f बराबर ज्ञात करनी है। तो हमें सूत्र के से पता है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, या लिखेंगे हम जानते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि 2f इज इक्वल टू r, यानी कि दुगनी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। तो हमें क्या निकालनी है, f। तो f के लिए क्या आ रहा है, f इज इक्वल टू r/2। अब r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20। तो f इज इक्वल टू 20/2। तो f की वैल्यू कितनी निकली, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी हमारी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर निकली। अगर आप लोगों ने वो 3 क्वेश्चन नहीं किए हों तो आप इस माध्यम से उन तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी से रिलेटिव, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। इससे पहले के सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। ये लेक्चर 7वां आप लोग देख रहे हैं, 6 लेक्चर इससे पहले हो गए हैं। आपकी स्टडी विद एंजॉय 535 चैनल पर जाइए और लेक्चर को देखिए, ठीक है। अब आते हैं दर्पणों की पहचान। दर्पणों की पहचान, दर्पणों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर या मिरर्स, ठीक है। यानी कि दर्पणों की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, अब देखते हैं। ये हमारा टॉपिक, इसमें हम 2 तरीकों से दर्पणों की पहचान कर सकते हैं। नंबर 1, स्पर्श द्वारा, यानी कि छूकर। ये आपके एग्जाम व्यू से ज़्यादा रिलेटिव नहीं है, एग्जाम व्यू में ये नहीं आता है, लेकिन ये व्यवहारिक जीवन में ज़्यादा काम आता है, इसलिए आप लोगों को ये ध्यान से समझना चाहिए। स्पर्श द्वारा, और नंबर दूसरा है प्रतिबिंब द्वारा, या प्रतिबिंब द्वारा। इन 2 तरीकों से हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनके द्वारा हम दर्पणों की पहचान कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 है स्पर्श द्वारा। तो स्पर्श द्वारा हम दर्पणों की पहचान कैसे कर सकते हैं। देखिए हमारे पास कितने दर्पण हैं, समतल दर्पण, गोली दर्पण। गोली दर्पण के 2 पार्ट्स, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे पास कितने हुए दर्पण के प्रकार कितने हुए, 1 2 3, क्योंकि गोली दर्पण के 2 प्रकार हैं। गोली दर्पण 2 प्रकारों को मिलाकर बनाया जाने वाला एक दर्पण है, ठीक है। तो 1 2 3। अब समतल, उत्तल और अवतल दर्पण, इन 3 दर्पणों की पहचान सबसे पहले टॉपिक हमारे स्पर्श द्वारा हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे, देखिए पहले तो हम दर्पण बनाना सीख लेते हैं। दर्पण होता कौन सा है, कौन सी। जो हमारा समतल दर्पण है वो हमारा प्लेन होता है, एकदम ऐसे। हमारा उत्तल दर्पण है उठा हुआ तल, परावर्तक तल का कार्य करता है। हमारा अवतल दर्पण है दबा हुआ तल, परावर्तक तल का कार्य करता है।
अब हम तीनों को स्पर्श द्वारा कैसे जान सकते हैं? इसके लिए आपको एक छड़ लेनी होगी। क्या लेनी? छड़। लकड़ी, छड़ ना मिले लकड़ी चलेगी। अगर आप एक लकड़ी को एक समतल दर्पण पर रखते हैं तो वह पूरे दर्पण पर पूरा ऐसा करके रखेंगे, जैसे यहाँ पे रखेंगे तो यह पूरे स्थान को, पूरे क्षेत्र को घेर लेगी। जो लकड़ी होगी वो दर्पण के पूरे क्षेत्र को घेर लेगी। जैसे यहाँ लकड़ी रखी तो ये पूरे इस क्षेत्र को घेर लेगी लकड़ी, ठीक है। लकड़ी होगी जो पूरे क्षेत्र को घेर लेगी समतल दर्पण के लिए। किसके लिए? समतल दर्पण के लिए। अब आते हैं, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जब हम लकड़ी रखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यह लकड़ी बीच में तो स्पर्श करती है और किनारों पर स्पर्श नहीं करती है, उठी हुई रहती है, ऊपर हो जाती है। तो उत्तल दर्पण की यह पहचान है कि जब हम किसी छड़ को उत्तल दर्पण पर रखते हैं या उत्तल दर्पण को किसी छड़ पर रखते हैं तब छड़ केवल और केवल परावर्तक तल की बात हो रही है, परावर्तक तल को स्पर्श करती है और दोनों उसके सिरे उठे हुए रहते हैं, उभरे हुए रहते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। ये उत्तल दर्पण की पहचान है। अब चलते हैं आते हैं हमारे अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण पर जब छड़ को रखेंगे तो आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं क्या होगा। अवतल दर्पण को जब छड़ पर रखेंगे तब यह केवल किनारों पर टच करेगी, बीच में टच नहीं करेगी। किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में यह केवल किनारों को टच करेगी, बीच में टच नहीं करेगी। ये अवतल दर्पण की खासियत होती है। जब अवतल दर्पण पर किसी छड़ को रखेंगे तो किनारों पर तो टच करेगी वो, परावर्तक तल पर। दो तल होंगे, एक पॉलिश वाला होगा, एक परावर्तक तल होगा। परावर्तक तल के ऊपर जब हम छड़ को रखेंगे तो वो किनारों को करेगी स्पर्श और बीच वाले को नहीं करेगी। जैसे लाइक एस कटोरी लेंगे, उसके ऊपर किसी भी छड़ को या मैं अपनी मार कर रख देता हूँ तो वो केवल किनारों पर टच करेगी, बीच में खोखलेपन की वजह से टच नहीं कर पाएगी। सेम ये अब हम लेते हैं कटोरी को ही उल्टा कर लें, उल्टा करके रखें तो वहाँ पर बीच में टच करेगी, किनारों पर टच नहीं करेगी। केवल कटोरी एक समझाने का उदाहरण है, कटोरी दर्पण नहीं है, ठीक है। तो वो उत्तल और अवतल दर्पण की पहचान हम स्पर्श द्वारा कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। आपको कोई भी दर्पण दे दिया गया हो और पूछा गया है कौन सा समतल है, उत्तल है, अवतल है, तो आप इस प्रक्रिया से इस दर्पणों की पहचान आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है प्रतिबिंब द्वारा। प्रतिबिंब द्वारा कैसे होगा, चलिए देखते हैं। ये हटा देते हैं हम, केवल छड़ों को हटा देते हैं और दर्पण हमारे यहीं पे हैं, दर्पणों को रहने देते हैं। देखिए इस प्रतिबिंब द्वारा आप देखेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है, वस्तु के आकार का ही लगभग वस्तु के आकार का ही बनता है। कितनी भी स्थितियों को आप बदल लें, कैसे भी बदल लें, ठीक है। ये समतल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण को प्रतिबिंब के माध्यम से ऐसे देखेंगे कि उत्तल दर्पण में कभी भी वस्तु बड़ी नहीं दिखाई देगी, वस्तु हमेशा बिंब से छोटी दिखाई देगी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि वस्तु हमेशा प्रतिबिंब से, बिंब नहीं, वस्तु को ही बिंब बोलते हैं। वस्तु जो है हमेशा बड़ी होगी, उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा बना होगा। वस्तु बड़ी होगी, उसका प्रतिबिंब छोटा बना होगा और सीधा बना होगा। और कैसा बना होगा? सीधा। देखिए मैं कहीं और से नहीं पढ़ के आया हूँ,
मैंने भी यहीं से पढ़ा है और आप लोगों को पढ़ाते ही पढ़ाते थोड़ा बहुत सीखा है। आप लोगों ने मेरी वीडियो अगर देखी हो तो आप लोगों ने देखा हो कि मैंने जब प्रतिबिंब बनाए थे तो केवल 2 उपयोग उसके बताए थे उत्तल दर्पण की किरण आरेख द्वारा। तो उसमें क्या था कि हमारे 2 बनी थी वस्तु, ठीक है, 2 वस्तुएं बनी थी, वो भी आभासी बनी थी। कैसी बनी थी? आभासी बनी थी और सीधी बनी थी और छोटी बनी थी। जब अनंत में था तब बहुत छोटी बनी थी, जब अनंत और ध्रुव के बीच में था तब कहाँ पर बनी थी? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है, ऐसे ही बनी थी। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर लागू होगी। अब यहाँ पर प्रतिबिंब छोटा होगा, वस्तु से आभासी होगा और सीधा होगा। अब आते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में 6 प्रकार की थी, 6 प्रकार से हम बिंब को रख सकते हैं। उसमें क्या था? वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। देखिए, एक कंडीशन में केवल सीधा बनता है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के मध्य में रखी हो। उसके बाद सभी कंडीशनों में हमारा प्रतिबिंब उल्टा बनता है। प्रतिबिंब छोटा या बड़ा भी बन सकता है, प्रतिबिंब छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है, ठीक है। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। एक में आभासी बनेगा, बाकी सब में वास्तविक बनेगा। तो ये हम अवतल दर्पण की पहचान इससे कर सकते हैं। तो हमने देख लिया स्पर्श द्वारा, प्रतिबिंब द्वारा दर्पणों की पहचान किस प्रकार से की जाती है। तो मैं इस चीज़ को अब लिख देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आप लोगों को समझ में आया होगा, इस बात की हम आशा करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पर्श द्वारा दर्पण की पहचान के बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया है। स्पर्श द्वारा, इस विधि द्वारा छोटी वक्रता त्रिज्या वाले दर्पणों की पहचान की जा सकती है। ये एक तरीके की शर्त मान लीजिए आप, शर्त है कि छोटी वक्रता त्रिज्या हो, यानी कि जब वक्रता त्रिज्या छोटी होगी, इसका अर्थ सीधा सीधा है, गोली दर्पण का जो खोखला भाग होगा, यानी कि गोला जो होगा वो भी छोटा होगा, ठीक है। इसके लिए एक छड़ दर्पण के ऊपर रखते हैं। यदि छड़, यहाँ पर मैंने शॉर्ट कर दिया, यदि छड़ सभी स्थानों पर स्पर्श करे तो वो समतल दर्पण होगा। यदि छड़ बीच वाले भाग को स्पर्श करे तो वह उत्तल दर्पण होगा, और यदि छड़ किनारों को स्पर्श करे तो वह अवतल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण। इनके फिगर हमने छोटे छोटे बना दिए हैं। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला करवाता हूँ। आशा करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद है प्रतिबिंब द्वारा। तो प्रतिबिंब द्वारा हम, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रतिबिंब देखकर हम दर्पण की पहचान करने के लिए मैंने लिख दिया है, यदि किसी वस्तु को भिन्न भिन्न दूरियों पर रखने पर यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर तथा सीधा बने तब दर्पण समतल दर्पण होगा। सेकंड है हमारा प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से छोटा बने, छोटा या बड़ा बने। छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है। बड़ा एक कंडीशन में बनाता, आपको बता चुका हूँ, तब दर्पण अवतल दर्पण होगा। उसके बाद प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा बने तब हमारा उत्तल दर्पण होगा। तो ये तीनों दर्पण, 2 प्रकार से दर्पणों की पहचान हम कर सकते हैं, स्पर्श द्वारा और प्रतिबिंब द्वारा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पर। आज का अगला टॉपिक है गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह पर पाटी। गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह पर पाटी, परिपाटी। देखते हैं गोली दर्पण यानी कि उत्तल और अवतल लेंस के लिए, वो दर्पण के लिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नए टॉपिक पर।
गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो इसमें हम गोली दर्पणों के द्वारा जानेंगे कुछ नियम। गोली दर्पणों पर हम जब प्रतिबिंब बनाते हैं तब उसके कुछ नियम हैं, उन्हीं नियमों को हम आज यहाँ पर विवेचना करेंगे उनकी। जैसे कोई भी दर्पण लेते हैं, जैसे ये हमारा अवतल दर्पण है, इसके ऊपरी तल पर पॉलिश है और दबा हुआ तल परावर्तक तल का कार्य कर रहा है। तो फ्रेंड्स जो भी गोली दर्पण का परावर्तन होगा उसका ये नियम है। यहाँ पर मैं 2 पॉइंट लिख चुका हूँ। पहला है दर्पण से वस्तु की दूरी u और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये हमारी मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के ऊपर की साइड में हम वस्तु को रखते हैं। माना कि ये हमने कोई भी वस्तु रखी और उससे कोई भी प्रतिबिंब यहाँ पर बना उल्टा, मान के चलते हैं अभी यहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब बना तो दर्पण से यानी कि ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की जो दूरी होगी उसे हम बोलेंगे u। क्या बोलेंगे? u। और प्रतिबिंब तक की जो दूरी होगी वो दर्पण से होगी v। क्या होगी? v। और जो तीसरी दूरी थी फोकस से, वो तो फोकस दूरी हमें पहले ही याद है, स्मॉल f। फोकस दूरी ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये 3 चीज़ें हैं जो दर्पणों की दूरी। अगर वस्तु से दर्पण की दूरी पूछी जाती है तो उसे u से डिनोटेट करेंगे। बिंब और प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी पूछी जाती है तो उसे v से डिनोटेट करेंगे। और फोकस से दर्पण की दूरी पूछी जाती है तो उसे स्मॉल f से डिनोटेट करेंगे। अब इसके कुछ और भी नियम हैं, आइए देखते हैं। इसके और नियम ये हैं कि किसी भी दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखना चाहिए, या रखना पड़ेगा, या रखना होता है। LHS वो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। ये LHS है, ये RHS है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें वस्तु को रखना होगा, ये हमारा नियम है। वस्तु को बाईं तरफ रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे। दूसरा नियम है हमारा कि कोई भी वस्तु जब वहां से प्रकाश किरण जाएगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। किसके समांतर होगी? मुख्य अक्ष के समांतर होगी। और परावर्तन के पश्चात कहीं पर काटेगी और वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम कोई भी दूरियां जो मापेंगे वो मुख्य अक्ष को आधार लेकर ही मापेंगे। मतलब कोई भी दूरियां मुख्य अक्ष को आधार लेकर ही मापेंगे, मुख्य अक्ष को आधार, क्योंकि मुख्य अक्ष का नाम ही मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। अगर इसी के सहारे हम ऊपर की वस्तु नापेंगे, इसी के सहारे नीचे की वस्तु। मुख्य अक्ष होता नहीं है, काल्पनिक है, इसीलिए बताया गया है कि इससे ही ऊपर की वस्तु नापेंगे और इसी से नीचे की वस्तु नापेंगे, ठीक है। ये हमारा दूसरा है कि मुख्य अक्ष को आधार लेकर, मुख्य अक्ष को आधार लेकर घटना की विवेचना करना, घटना की विवेचना। इसी के आधार पर हम देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ है, वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब और बिंब कहाँ बनता है, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट है कि प्रकाश किरण की दिशा में, प्रकाश किरण कैसी चलती है? लेफ्ट टू राइट, ऐसी। प्रकाश किरण की दिशा में नापी गई सभी दूरियां धनात्मक होंगी। कैसी होंगी? धनात्मक होंगी। और प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। यानी कि राइट से जब लेफ्ट कोई भी दूरी नापी जाएगी
तो वो ऋणात्मक होगी, और लेफ्ट से राइट कोई भी दूरी नापी जाएगी तो वो धनात्मक होगी। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, यानी कि LHS टू RHS तब पॉजिटिव, एंड RHS टू LHS देन तब नेगेटिव। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि मुख्य अक्ष के ऊपरी तरफ जो दूरियां मापेंगे वो हमेशा धनात्मक होंगी। ऊपरी तरफ, अब मुख्य अक्ष के ऊपरी तरफ कह रहा हूं मैं, ना कि प्रकाश के। मुख्य अक्ष के ऊपरी तरफ जो भी दूरियां नापी जाएंगी वो भी धनात्मक होंगी, और मुख्य अक्ष की निचली तरफ जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो ऋणात्मक होंगी। ठीक है, ये हमारा चौथा पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के जब हम LHS से RHS नापेंगे कोई दूरी तो वो पॉजिटिव होगी, और RHS से मुख्य अक्ष के ऊपर नापेंगे तो वो पॉजिटिव होगी, और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर नापेंगे, नीचे की ओर, तो वो नेगेटिव होगी। यानी कि वस्तु यहां रखी है, ऐसी नापेंगे तो वस्तु पॉजिटिव होगी, और ऐसी नापेंगे तो वस्तु नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये 4 इसके नियम हैं, परावर्तन के नियम हैं। अब मैं चारों नियमों को यहाँ पर आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आपके सारे नियम जहाँ तक संभव हो सके हमने लिख दिए हैं। पहला, दर्पण से वस्तु की दूरी हम U से डिनोटेट करेंगे। दूसरा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी V से डिनोटेट करेंगे। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी गई सभी दूरियां हमारी धनात्मक होंगी। अगला है, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। अगला है, प्रकाश किरण के चलने की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होंगी। प्रकाश किरण, वस्तु से दर्पण की ओर चलने वाली, यानी कि आपतित किरण, इधर आती किरण उस तरफ चलने वाली सारी दूरियां धनात्मक होंगी, और प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में चलने वाली सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। तो नीचे मैंने फिगर बना दिया है। ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये हमारा उत्तल दर्पण। तो यहाँ जैसे ये वस्तु रखी है, वस्तु से दर्पण की दूरी V हो गई। ठीक है, ये प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से V हो गई, और दर्पण से वस्तु की दूरी U हो गई। ठीक है, फोकस यहाँ है F, स्मॉल f। अगर कोई भी वस्तु ऊपर रखी है, यानी कि मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर आपी गई हर एक दूरियां पॉजिटिव, ये धनात्मक चिन्ह बना है। नीचे की तो ऋणात्मक चिन्ह बना है। आपतित किरण के लिए दिशा लेफ्ट टू राइट, इसके लिए धनात्मक है। विपरीत दिशा में जब किरण जाएगी तो राइट टू लेफ्ट, ऋणात्मक चिन्ह है। सेम यही सब इधर होगा। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। क्यों होगी? क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी इधर होती है, इस साइड पे, और जो ये साइड कौन सी है? प्रकाश किरण की विपरीत दिशा। आपतित किरण इधर आती है, और ये विपरीत दिशा में टकराने के बाद जो परावर्तित किरण होती है वो दिशा। तो यहाँ पर हमारी जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी, क्योंकि ये किस साइड होती है? परावर्तक तल की दूसरी ओर। तो ये दूसरी ओर होने के कारण प्रकाश किरण ऐसी जाती है, और लेफ्ट टू राइट की साइड में वो पाई जाएगी या होगी, इसलिए धनात्मक होगी। तो आज हमने गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया है। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी के साथ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसमें आपका कोई दबाव नहीं है, अगर अच्छा लगा हो तो। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, और मिलते हैं अगले टर्न पर। तब तक के लिए नमस्कार।